सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 29 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल है ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति किस प्रकार की रही, और इस हम पूरे टॉपिक को कुछ बिंदुओं के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास है वो करेंगे। इस व्याख्यान के प्रारंभ में सबसे पहले जिस बिंदु पर हमारा फोकस रहेगा उस प्रथम बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1772 ईस्वी से 1813 ईस्वी की काल अवधि के बीच में कंपनी की सामाजिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज और परंपराएं जो भारत की थी उसमें हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण उसने क्यों किया, वो कौन से कारक थे जिन्होंने उसको हस्तक्षेप नहीं करने दिया, इसकी बात हम प्रथम बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में विभिन्न प्रगतिशील विचारधाराओं का तेजी से उभरना और कंपनी शासन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर इंग्लैंड में जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जिन्हें हम कहते हैं कि उदारवाद, इंजिलवाद, उपयोगितावाद, मुक्त व्यापार के समर्थक और पूंजीवाद की जो एक विचारधारा थी और रेडिकल्स विचारधारा है, इन विचारधाराओं का जब तेजी से आविर्भाव हुआ ब्रिटेन में तो ब्रिटिश जनमत का इन विभिन्न विचारधाराओं के साथ किसी न किसी प्रकार का जुड़ाव रहा। और जब कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण करने की बात आई तो कंपनी के भारत से संबंधित शासन की नीतियों से संबंधित कोई भी जब चार्टर एक्ट है वो बनाया गया तो उनमें इन विचारधाराओं के प्रभाव को देखा जा सकता है। इसकी बात हम है वो दूसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1813 ईस्वी के बाद ब्रिटिश भारत के आंशिक रूपांतरण या हम जिसे कहे हैं कि एक पार्शियल मॉडर्नाइजेशन की जो शुरुआत की गई वो किस सीमा तक भारत को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से प्रेरित थी, क्या उसमें किसी भी प्रकार के कोई साम्राज्यिक उद्देश्य अंतर्निहित थे, इसकी हम व्यापक पड़ताल है वो तीसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे रेडिकल दृष्टिकोण का उदय। रेडिकल को हम हिंदी में कहते हैं मौलिकतावादी दृष्टिकोण का उदय, और भारत के चिंतनशील प्रबुद्ध वर्ग का उन्होंने रेडिकल दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार से भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसके कार्य को आरंभ किया, इसकी हम बात है चौथे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। बात होगी हमारी पांचवें बिंदु के अंतर्गत 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने या न करने के संदर्भ में किस दृष्टिकोण को अपनाया। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में जो भारत में अंग्रेजी शासन ने जो हस्तक्षेप किया और कुछ समय तक बाद में हस्तक्षेप भी नहीं किया, हस्तक्षेप किया या नहीं किया, इसके बारे में अंतिम रूप से अगर हमें कोई बात कहनी हो एक सार रूप में तो हम उसका अंतिम निष्कर्ष है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसकी हम बात है छठे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर भी हमारी चर्चा होगी और हम ये देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति वो किस प्रकार की हो सकती है इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहले हम इस व्याख्यान के प्रथम बिंदु से अपनी शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान का टाइटल एक बार फिर से मैं वापस रिवाइज कर दूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति है वो किस प्रकार से विकसित होती है, किन उद्देश्यों और किन कारकों से प्रभावित होती है, और भारत के संदर्भ में बाद में 1858 ईस्वी के बाद में इसमें किस प्रकार के परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। इस पूरे व्याख्यान को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो यहीं से प्रारंभ होता है और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रथम बिंदु के अंतर्गत 1772 ईस्वी से 1813 ईस्वी में कंपनी की हस्तक्षेप की नीति के बारे में। 1772 का जिक्र हमने अधिकांश जो भी हमने व्याख्यान की जो श्रृंखलाएं प्रसारित हुई है उसने हम ज़्यादातर हमने 1772 ईस्वी को एक लैंडमार्क तिथि के रूप में लिया है। ये लैंडमार्क तिथि मैं वापस एक बार तेजी से रिवाइज कर दूं कि वो तिथि थी जब भारत में पहली बार किसी इलाके पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन है वो स्थापित हुआ था, अर्थात वो शासन था बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ 1772 ईस्वी में। और 1772 ईस्वी में जब कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया तो एक प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था, एक प्रकार से हर प्रकार के मामलों के प्रबंधन का अधिकार है
प्रशासनिक दायित्व, शक्तियां, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गए थे। तो हमने जब भी हम ब्रिटिश भारत से संबंधित प्रशासनिक नीतियों की चर्चा कर रहे हैं तो हम 1772 को हमने एक लैंडमार्क तिथि के रूप में यहाँ पर लिया है। तो 1772 से 1813 ईस्वी में कंपनी की अगर सामाजिक और सांस्कृतिक नीति की अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में क्या हस्तक्षेप किया या नहीं किया, उसी की हम बात है इस बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1772 ईस्वी से और 1813 ईस्वी के बीच में कंपनी ने भारत के सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक नीतियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। कंपनी ने सरकारी स्तर पर एक प्रशासनिक नीति के तौर पर भारत के सामाजिक ताने बाने में और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको परिवर्तित करने का या उसको अंग्रेजी रंग में ढालने का कोई प्रयास है इस काल अवधि में नहीं किया। किस काल अवधि की बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 1772 से 1813 ईस्वी की काल अवधि की। तो इस समय चूंकि प्रारंभ में कंपनी के व्यापारिक उद्देश्य थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई थी भारतीय परिस्थितियों में। तो नई राजनीतिक शक्ति के रूप में जब स्थापित हुई थी तो उस समय भारतीय जनमानस का इतना सहयोग भी उसके पक्ष में नहीं था और कंपनी की उस समय ये व्यवहारिक रणनीति थी और कंपनी का ज़्यादातर फोकस है वो सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों से प्रेरित था और कंपनी सिर्फ ये चाहती थी कि व्यापारिक कार्य के माध्यम से ज़्यादा धन अर्जन ही उसका उद्देश्य रहे। किसी भी प्रकार के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में अगर कंपनी के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो एक प्रकार से भारतीय जनमानस के एक आक्रोश का सामना कंपनी को अपने शुरुआती दौर में ही करना पड़ सकता है। इससे कंपनी के व्यापारिक हित है वो प्रभावित होंगे और हो सकता है कि विभिन्न जो यहाँ की स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियां हैं इस भारतीय जनमानस के आक्रोश का, इनके क्षोभ का फायदा उठा करके कंपनी के खिलाफ एक सशक्त चुनौती है वो पेश करें। तो कंपनी यहाँ पर अपने व्यापारिक उद्देश्यों को प्रधानता है वो प्रदान करती है। और क्योंकि शुरुआत का जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो निचले स्तर के जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो अधिकांश भारतीय थे जिन्होंने कंपनी को शुरुआत में प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया, क्योंकि इतनी संख्या में इंग्लैंड से अंग्रेज आकर के बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते थे। सिर्फ शीर्ष पदों पर महत्वपूर्ण अंग्रेज पदाधिकारियों को बिठाया गया, यूरोपीय पदाधिकारी को बिठाया गया और उनके माध्यम से इस शासन का और सत्ता का संचालन है वो किया गया। और शुरुआत में एक और बात है वो जो देखने को संदर्भ में मिलती है कि शुरुआत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय प्रशासक आए थे, विशेष तौर पर मैं बात करूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित भारत के अलग अलग इलाकों में फैले हुए विभिन्न प्रकार के केंद्रों का एक प्रशासनिक प्रमुख था, एक सबसे बड़ा अधिकारी था। वो उस समय वारेन हेस्टिंग है वो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं और वारेन हेस्टिंग का भी ये मानना था, वो एक तरह से प्राच्यवादी सोच में विश्वास रखता था। यानी वारेन हेस्टिंग प्राच्यवादी सोच में विश्वास रखता था और उनका ये मानना था कि भारतीय की परंपराएं और रीति रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाना चाहिए। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में अनर्गल हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। और इसके विपरीत वारेन हेस्टिंग का ये मानना था कि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है, अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीर्घ काल तक यहाँ पर सत्ता बरकरार रखनी है तो हमें भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। भारत के सांस्कृतिक ताने बाने से यहाँ के अंग्रेजी लोगों को परिचित होना होगा, क्योंकि जब तक हम भारत के परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित नहीं होंगे तब तक हम एक बेहतर प्रशासन है वो भारतीय लोगों को नहीं दे सकेंगे। और भारत के लोगों में भी हम शुरुआत के जो ब्रिटिश प्रशासक थे, मैं वारेन हेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो उनको ये लगता था कि अगर हम भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और भारत के लोगों को ये लगेगा कि हम उनके परंपराओं और रीति रिवाजों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सांस्कृतिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि भारतीय जनमानस का सक्रिय सहयोग और समर्थन है वो हमें मिले। तो इस प्रकार रूढ़िवादी दृष्टिकोण की प्रधानता है वो प्रारंभ में कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में दिखाई देती है। और इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण का एक अनिवार्य तत्व था पितृसत्तावाद।
और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा 1947 तक भारत में कंपनी के जो ज़्यादातर अधिकारी और प्रशासनिक जो अफसर थे उन्होंने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाया। रूढ़िवादी दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि अपने साम्राज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, अर्थात न के बराबर हस्तक्षेप किया जाए। हमें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानना था रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले अंग्रेज प्रशासकों का। और ज़्यादातर भारत में, चाहे मैं 1947 तक की ही बात कर रहा हूँ, अब भारतीय प्रशासनिक नीतियों में से रूढ़िवादी दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। और रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले जो इतने भी अंग्रेज अफसर थे वो पितृसत्तावाद को अहमियत देते थे। हम पितृसत्तावाद को इसलिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना जो शासन स्थापित किया, शुरुआत में कंपनी का शासन रहा और कंपनी का शासन और उसकी नीतियाँ भी 1784 के बाद ज़्यादातर ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय की जाने लगी। और बाद में इस शासन का प्रत्यक्ष अधिग्रहण 1858 ईस्वी में तो ब्रिटिश संसद ने कर ही लिया था। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण की प्रधानता थी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के संदर्भ में। लेकिन इस रूढ़िवाद दृष्टिकोण को सबसे ज़्यादा एक पितृसत्तावाद की अवधारणा से बल मिलता था। पितृसत्तावाद को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि प्रारंभिक जितने भी अंग्रेज प्रशासक आए उन्होंने भारत के संदर्भ में जो भी नीतियां अपनाई उसमें उन्होंने पितृसत्तावाद की अवधारणा को सर्वोपरि रखा। पितृसत्तावाद का मतलब यह है कि भारत के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाएगा, अर्थात उनको ज़्यादा है प्रशासनिक कार्यों के महत्वपूर्ण पदों पर शामिल करने से बचा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से एक पिता है अपने बच्चे को डांट फटकार करके रखता है, एक निरंकुशवादी तरीके से उसका पालन पोषण करता है, दुलार करता है और एक प्रकार से पूरी तरह से अपने बच्चे पर उस पिता का नियंत्रण बना रहता है, वो उसको इतनी छूट भी नहीं दे, इतनी ढील भी नहीं दे, ये थी पितृसत्तावाद की अवधारणा। तो अंग्रेज जो प्रशासकों ने इसी पितृसत्तावाद की अवधारणा के आधार पर भारत में शासन करने का प्रयास है वो किया। और उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना है और इनके अनावश्यक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी है। और यहाँ पर अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित करने के लिए हमेशा हमें पिता की भूमिका में रहना है और भारत की जनता को सिर्फ अपने बच्चे के रूप में ट्रीट करना है, उस बच्चे के रूप में जिसको हमेशा अपने कठोर नियंत्रण में रखना है। तो इसी पितृसत्तावाद की अवधारणा को रूढ़िवादी दृष्टिकोण के माध्यम से लागू करने का प्रयास है वो किया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी की राजनीतिक मजबूरी भी थी, क्योंकि उस समय कंपनी के व्यापारिक उद्देश्य वो प्रधान थे और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जरूरी था कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें। अगर ऐसा करते तो कंपनी को हो सकता है कि भारतीय जनमानस के आक्रोश का और क्षोभ का है वो सामना करना पड़ता। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग और एडमंड बर्क के विचार के कि दोनों प्राच्यवादी दृष्टिकोण में मत रखते थे और उनको भारत की संस्कृति के प्राचीन तत्वों की श्रेष्ठता पर विश्वास था। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अंग्रेजी साम्राज्य को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जैसा कि मैंने कहा कि वारेन हेस्टिंग का ये मानना था कि अगर हम भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे तो भारत में ब्रिटिश शासन को दीर्घकालिक रूप से अच्छी तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी विजेता जाति को विजित जाति पर जब शासन करना हो तो उसके परंपराओं, रीति रिवाजों से और सांस्कृतिक आचार विचारों से परिचित होना आवश्यक है। और ऐसा ही दृष्टिकोण है वो वारेन हेस्टिंग ने अपनाया। वारेन हेस्टिंग की प्राच्यवादी सोच थी, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में किसी प्रकार के दखल अंदाजी करने से वो बचना चाहता था और भारत के परंपराओं और रीति रिवाजों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए ही वारेन हेस्टिंग ने प्राच्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ वो उसने प्रशासनिक नीतियों का संचालन किया और पितृसत्तावाद को अपनी भारत के संदर्भ में शासन और नीति का है वो आधार बनाया। वारेन हेस्टिंग ने इसी काम के लिए हम समझ सकते हैं कि कलकत्ता मदरसा 1781 में ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया। ये कलकत्ता मदरसा क्या था कि मुस्लिम कानून का और मुस्लिम जो विधि है उनका अध्ययन है उस कलकत्ता मदरसे में किया जाता था। इसी प्रकार बनारस के जो रेजिडेंट थे, पॉलिटिकल रेजिडेंट जोनानाथ डंकन, उन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित करवाया 1791 में। इन दोनों जो एक प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ये था, ये प्राच्यवादी सोच है उसकी पुष्टि करता है। इनका उद्देश्य ये था
कि बनारस संस्कृत कॉलेज में हिंदू विधि ग्रंथों का और हिंदी शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था, और कलकत्ता मदरसे में मुस्लिम कानून और मुस्लिम विधि संहिताओं का अध्ययन किया जाता था। और इन दोनों मदरसों में, यानी कलकत्ता मदरसे में और बनारस के संस्कृत कॉलेज में पढ़ने लिखने के बाद में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हिंदू और मुसलमानों से ऐसे भारतीय तैयार होंगे जो अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में और प्रशासनिक व्यवस्था में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर बी वारेन हेस्टिंग का उद्देश्य है वो साम्राज्यिक हितों की ही पूर्ति था, लेकिन उसने साम्राज्यिक हितों की पूर्ति को एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के माध्यम से ढकने का प्रयास है वो किया। और उन्होंने कहा कि हम हैं, आपके रीति रिवाजों को, सांस्कृतिक परंपराओं का हम सम्मान करते हैं और हम इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी है वो नहीं करेंगे। कलकत्ता मदरसा है वो उनकी साम्राज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता, इसी प्रकार से बनारस संस्कृत कॉलेज के माध्यम से एक पढ़े लिखे हिंदुओं को तैयार करने की बात थी जो कि न्यायिक प्रशासन में अंग्रेजों का सहयोग कर सके, यूरोपीय जजों को न्यायिक कार्यों में सहयोग प्रदान कर सके। तो 1772 से 1813 ईस्वी में कंपनी ने सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और बाद में प्रबल आंग्लीकरण के समर्थक चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, लॉर्ड वेलेस्ली हो, इन्होंने भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, और वो एक प्रकार से उन्होंने वारेन हेस्टिंग की नीति का ही बाद में तक अनुसरण किया। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पर विभिन्न प्रकार के यूरोप में, क्योंकि उस समय 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो घटित हो गई थी। एक तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया था। 18वीं सदी के विश्व इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं में एक तो थी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जाकर के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। दूसरा ये हुआ कि फ्रांस की क्रांति थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार है पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा था, राष्ट्रीयता का भाव है वो तेजी से फैल रहा था। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी एक प्रकार से बौद्धिक क्रांति जो 17वीं और 18वीं सदी के वैज्ञानिक चिंतन से जो पैदा हुई बौद्धिक क्रांति थी। तो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं यूरोप के इतिहास में उस समय घटित हो रही होती हैं, एक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, एक फ्रेंच क्रांति और एक बौद्धिक क्रांति। इन तीनों क्रांतियों के सम्मिलित योगदान के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिंतकों का समूह है वो इंग्लैंड में तेजी से उभरने लगता है। यूरोप के जो मानसिक पटल पर यूरोप के में तेजी से एक विचारों का क्रम है वो तेजी से उभरने लगता है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इंजीलवाद, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कट्टर समर्थक थे। एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तेजी से उभरता है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार है वो भी पूरी दुनिया में तेजी से फैलता है। राष्ट्रीयता की भावनाओं का तेजी से प्रसार होता है। और इसके अलावा जो 18वीं सदी के जो बौद्धिक चिंतन से 3 चीजें हैं वो एक प्रकार से पूरी मानवता की विशेषता बन जाती है। वो है तर्कवाद, एक था मानववाद और एक तीसरा था मानव की प्रगति करने की क्षमता में विश्वास। इन 3 विचारधाराओं, इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के फलस्वरूप विभिन्न विचारधाराओं का तेजी से उभार होता है और इनका एक प्रेशर पड़ता है कि कंपनी को भारत के संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति है वो अपनाई जानी चाहिए, और भारत के लोग जो परंपराओं और जो अंधविश्वासों में और जो मूर्ति भंजक के माध्यम से जो जकड़े हुए हैं उनका कुछ आंशिक है वो आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, ताकि वो पश्चिम के विचारों को अपनाएं और इससे ब्रिटिश साम्राज्य के औद्योगिक क्रांति है उसको एक प्रकार से नई जीवन शक्ति है वो मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रेशर है वो क्रिएट किए जा रहे थे भारत में कंपनी के शासन से संबंधित नीतियों को निर्धारण करने में। लेकिन जैसे तैसे भी हो, कंपनी ने इस 1772 से 1813 ईस्वी के संदर्भ में एक सरकारी तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और भारत का प्रशासन है रूढ़िवादी दृष्टिकोण और प्राच्यवादी दृष्टिकोण और पितृसत्तावादी की अवधारणा से संचालित है वो होता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी को भारत में किसी भी प्रकार के जन आक्रोश या विद्रोह का सामना है वो नहीं करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में विभिन्न प्रगतिशील विचारधाराओं का उदय। इन विभिन्न प्रगतिशील विचारधाराओं को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन विचारधाराओं को समझे बगैर हम उस तथ्य को या उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे जिसके कारण से 1813 ईस्वी के बाद भारत में
भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में एक आंशिक रूपांतरण की नीति है वो अपनाई गई। तो हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कौन कौन सी प्रगतिशील विचारधाराओं का उदय है वो इंग्लैंड में होता है और यूरोप में होता है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है कि 18वीं सदी के में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं होती हैं, वो विश्व पटल पर होती है। एक तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, एक बौद्धिक क्रांति और एक फ्रेंच क्रांति। इन तीनों क्रांतियों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण चिंतन समूह हैं वो यूरोप में और इंग्लैंड में तेजी से उभरते हैं। अगर मैं महत्वपूर्ण विचारधाराओं की बात करूं तो हम पूर्ववर्ती व्याख्यान में विचारधाराओं से संबंधित जो हमने व्याख्यान प्रस्तुत किया था, हमने उसमें ब्रिटेन के भारत में शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण करने में किन विचारधाराओं का कैसा योगदान रहा उसकी व्यापक चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन, एक मोटा मोटा परिचय इस व्याख्यान में भी इसके संदर्भ में बनता है और हम इसी दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। तो जिन प्रगतिशील विचारधाराओं का उदय हुआ उनमें इंजिलवाद को हम ले सकते हैं, उपयोगितावाद, मुक्त व्यापार समर्थक, उदारवाद और पूंजीवाद का भारत के संदर्भ में कंपनी की नीतियों पर एक तेजी से प्रभाव बढ़ने लगा। इंजिलवाद के प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट थे और वो ये कहते थे कि अगर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट मिल जाए तो भारत के जो लोग हैं जो कि धार्मिक अंधविश्वास में, पुरोहितवाद में, कर्मकांड में झगड़े हुए हैं, उनको ईसाई मत में आसानी से दीक्षित करके उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाया जा सकता है। और ऐसे ईसाई मत को अपनाने वाले लोग हैं ब्रिटिश सामानों के सबसे अच्छे ग्राहक होंगे और एक प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन का स्थायित्व इससे सुनिश्चित होगा। ये इंजिलवादी लोग हैं वो कहते थे। इसी प्रकार जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत ये कहता था कि वो ज़्यादातर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता था और वो ये कहता था कि राज्य को कानून व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कुछ कानूनी जो सुधार है, कानून है वो बनाए जाने चाहिए, ताकि जो सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों का कुछ प्रयास करना चाहिए ताकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उपयोगितावाद का मूल कंसेप्ट था। लेकिन अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में भी कहा है, सिर्फ इंग्लैंड के लोगों का अधिकतम सुख है किस नीति में है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सबके लिए खोल दिया जाए या भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण करेंगे? तो भारत के लोग हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के सामान के लिए एक अच्छे उपभोक्ता भी रहेंगे और यहाँ का एक अच्छा बाजार है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि लोगों की एक प्रकार से इंग्लैंड के साम्राज्य के प्रति एक निष्ठा है वो व्याप्त हो जाएगी अगर हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर भारत की प्रशासनिक नीतियों का संचालन करते हैं, उसी दिशा में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए कोई कानून है उस दिशा में बनाते हैं। इसके अलावा मुक्त व्यापार के समर्थक थे वो भी ये कहते थे कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्त व्यापार के समर्थक लोगों ने भी कंपनी के शासन से संबंधित नीति है उनको प्रभावित करना प्रारंभ किया। उदारवाद, पूंजीवाद की हम बात कर चुके हैं। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से पहली बार एक सरकारी नीति के तौर पर कंपनी भारत के एक आंशिक आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत है वो होती है। आंशिक आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि पहली बार 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने और यहाँ पर धर्म प्रचार करने की छूट है वो दे दी गई थी। अर्थात भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में एक प्रकार से आंशिक हस्तक्षेप करने की अनुमति है एक सरकारी नीति के तौर पर 1813 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से प्रदान है वो कर दी गई। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर इन सभी उपयुक्त जो चिंतन समूह हैं, विचारधारा, उनका व्यापक प्रभाव था। इंजिलवाद, उपयोगितावाद, मुक्त व्यापार समर्थक, उदारवाद और पूंजीवाद। और इसमें जब भारत के आंशिक रूपांतरण किया गया, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ सुधार करने के लिए कुछ कानून बनाने की दिशा में जब प्रयास किया गया, तो उन सब का जो उद्देश्य था वो था सिर्फ ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत में हम अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करेंगे तो भारत के पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से यहाँ की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और भारत के लोगों में अगर पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा तो भारत के लोग अपने सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों से कट जाएंगे और अर्थात इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है वो स्थायी रूप से स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा और ईसाई धर्म के माध्यम से भारत के लोग अपने परंपरागत जो रूढ़िवादी जो धर्म है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और तो हमें इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप के माध्यम से उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था कि भारत को
प्रगति के पथ पर बढ़ाना चाहते थे। वो उन्होंने सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप की नीति को सिर्फ इसलिए शुरुआत की ताकि भारत है ब्रिटेन के लिए एक बेहतर उपभोक्ता बाजार है वो बन जाए। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में जो तेजी से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, उन तेजी से उत्पादित हो रही जीवन मूल्य से उपभोक्तावादी वस्तुओं को भारत के लोग हैं वो अपनाएं, क्योंकि और उनको ये लगने लगे कि ब्रिटेन का भारत में शासन बने रहना भारतवासियों के हित में है। तो इस प्रकार से जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में अगर कोई हस्तक्षेप किया थोड़ा बहुत भी, तो उन्होंने केवल उन्हीं संदर्भ में हस्तक्षेप किया जहां ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है वो होती थी। 1813 ईस्वी के बाद में भारत के आंशिक आधुनिकीकरण, आंशिक रूपांतरण, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन या पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। यहाँ पर पूर्ण आधुनिकीकरण नहीं किया गया, क्योंकि अंग्रेज है वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत का एक इस तरह का आधुनिकीकरण हो जो भारत में स्वयं अंग्रेजों की ब्रिटिश स्थायित्व के लिए एक प्रकार की चुनौती हो जाए, कि अगर हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र के मूल्यों के आधार का पाठ पढ़ाएंगे, उनमें राष्ट्रीयता के संदेश का अगर प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने जैसा होगा। और साम्राज्यवादी उद्देश्यों से पूरित कोई भी जो शासन और सत्ता है वो इस प्रकार का आधुनिकीकरण करेगी, इसकी हम सोच भी नहीं सकते। तो सिर्फ आंशिक आधुनिकीकरण किया गया, यानी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन किया गया, उसी सीमा तक भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप किया गया। ताने बाने में उनको भारत के लोगों को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया, जहां तक वो ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक अच्छे उपभोक्ता बन सके। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र को जैसे कि ये विचार यूरोप में तेजी से प्रसारित हो रहे थे, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो 1813 ईस्वी के बाद के भारत के आंशिक आधुनिकीकरण की शुरुआत में पश्चिम के कुछ मूल्यों से परिचित कराया गया, केवल सीमित रूप में। ईसाई धर्म प्रचारकों का हस्तक्षेप को भी बढ़ाया गया। इसके पीछे भी यही कारण था कि इससे भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको स्थायित्व मिलेगा, भारत के लोग ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे उपभोक्ता बनेंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारत की संस्कृति है निम्न है, निकृष्ट है, और भारत की संस्कृति इतनी निम्न निकृष्ट है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना इतना पतित अवस्था में पहुंच गया, जिसके कारण से भारत के लोगों की ये दशा हो गई है। और अंग्रेज भारत में सिर्फ इसीलिए जमे हुए हैं ताकि भारत के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए। अगर आप हमारी कुछ हम यहाँ पर ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को बरकरार रखते हैं तो ये भारतवासियों के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा उन्होंने एक प्रचार किया। और इस जब किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बनाना हो तो आपको सिर्फ ये साबित करना होता है कि आप जिन जीवन मूल्यों के साथ जी रहे हो, जिन परंपराओं रीति रिवाजों पर आज तक आपको गर्व होता आ रहा है, वही आपकी दुर्दशा के कारण है। तो व्यक्ति स्वतः आपका गुलाम बन जाएगा, मानसिक रूप से आपकी नीतियों का अनुकरण है वो करना लग जाएगा। और इसी प्रकार के जब आंशिक आधुनिकीकरण किया गया, आंशिक रूपांतरण किया गया, तो उसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति को निम्न और निकृष्ट साबित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जब मध्यम वर्ग तेजी से उभरेगा और उसको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग है अपने नीचे के जन साधारण में अंग्रेजी मूल्यों और विचारों का प्रचार प्रसार करेगा, और वो कहेगा कि अंग्रेजी साम्राज्य भारत में भारतवासियों के हितों के लिए, और इसके कारण से हम अपनी धार्मिक जकड़न से मुक्त हो पाए हैं। और अंग्रेजी साम्राज्य है जो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए है, और इसमें ये हमारी भलाई के लिए ही है, और ये हमारे ऊपर एक प्रकार का उपकार कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से इस प्रकार की अपेक्षा की गई। इसके अलावा पितृसत्तावाद का जोर शोर से भी समर्थन है वो किया गया, अर्थात भारतीयों को हमेशा बच्चों के तरह ही ट्रीट करना है, और अंग्रेज है वो पिता की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, तो आंशिक आधुनिकीकरण की शुरुआत भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का ही एक माध्यम थी। अब हम बात कर देते हैं कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत के संदर्भ में जो मोटे तौर पर जो विचारकों का जो समूह भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, उन विचारकों के समूह को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। सबसे पहला समूह है प्राच्यवादी विचारधारा के चिंतकों का समूह। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग आते हैं, एडमंड बर्क आते हैं, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन आते हैं, मुनरो आते हैं, मेटकॉफ जैसे लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
और इन लोगों का ये मानना था कि ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण को प्रधानता देते थे और उनका ये कहना था भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में कम से कम दखल अंदाजी वो की जानी चाहिए और पितृसत्तावाद के आधार पर भारत का शासन किया जाना चाहिए। दूसरी विचारधारा के अंतर्गत हम, पहली विचारधारा तो होगी प्राच्यवादी दृष्टिकोण, दूसरी विचारधारा होगी साम्राज्यवादी संरक्षणवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम उदारवाद को रख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम पूंजीवाद को रख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम इंजिलवाद को रख सकते हैं और इसी के अंतर्गत हम उपयोगितावाद को रख सकते हैं। संरक्षणवादी साम्राज्यवादी का मतलब ये है कि अंग्रेजी हितों की पूर्ति के लिए, ब्रिटिश सामानों को भारत में खपाने के लिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है वो किया जाना चाहिए। भारत का कुछ अर्थों में आंशिक आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि वो ब्रिटेन के तौर तरीकों मूल्यों से परिचित हो सके और उन लोगों को ये लगना चाहिए कि ब्रिटेन के लोग जो भारत पर शासन कर रहे हैं वो भारत के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, भारत को अंधकार से निकालने के लिए कर रहे हैं। तो उनका वो साम्राज्यवादी संरक्षणवादी, उनकी भी राष्ट्रीय हितों की ही प्राथमिकता थी, लेकिन ये थोड़े बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करने के प्रबल पक्षधर थे और वो इसीलिए पक्षधर थे ताकि भारत के लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति एक निष्ठा, एक आस्था है वो उत्पन्न हो और वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से उत्पादित सामानों के लिए एक अच्छे उपभोक्ता का बन करके रहे और भारत एक विशाल बाजार के रूप में तब्दील हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं तीन दृष्टिकोण से संबंधित चिंतकों के समूह की। पहला प्राच्यवादी दृष्टिकोण, दूसरा संरक्षणवादी साम्राज्यवादी और तीसरा आता है मौलिकतावादी चिंतक जिन्हें अपन रेडिकल्स कहते हैं। ये मौलिकतावादी चिंतक और रेडिकल्स ये वो लोग थे जो ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठतापरक सोच का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारकों का एक समूह था। ये लोग वास्तव में जिस प्रकार के स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, राष्ट्रीयतावाद के जो विचार है इंग्लैंड में तेजी से प्रचारित और प्रसारित हो रहे थे और बौद्धिक क्रांति का जो मौलिक चिंतन था, बौद्धिक क्रांति के मौलिक चिंतन को हम तीन शब्दों के माध्यम से जानते हैं कि एक नया प्रकार का चिंतन उभरा जिसे हम ज्ञानोदय भी कहते हैं, जिसे हम प्रबोधन का युग भी कहते हैं। तो 18वीं और 19वीं सदी के बौद्धिक चिंतन की वास्तविक अभिव्यक्ति यानी बौद्धिक चिंतन की तीन प्रमुख तत्व शामिल करते हैं, तर्कवाद और विज्ञानवाद, दूसरा है मानववाद और तीसरा है मानव की प्रगति में अगाध संभावनाएं। अगर ये बौद्धिक चिंतन को भारतीय परिस्थिति में वास्तविक तौर पर लागू करने का कोई प्रयास किया शुद्ध मानववादी दृष्टिकोण से, एक शुद्ध मानववादी दृष्टिकोण से अगर किसी ने लागू करने का प्रयास किया तो उन्हें अपन कहते हैं रेडिकल्स विचार समूह, ये जिसे अपन कहते हैं मौलिकतावादी चिंतक। तो ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठतापरक सोच है उसका ये प्रतिनिधित्व करते थे और 18वीं 19वीं सदी के बौद्धिक चिंतन की वास्तविक अभिव्यक्ति को जीने वाला ये वर्ग था। 19वीं सदी के बौद्धिक चिंतन को तीन शब्दों से समझ सकते हैं, तर्कवाद और विज्ञानवाद। अर्थात किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए और विज्ञान उसकी पुष्टि नहीं कर दे। सिर्फ किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो कि आपकी परंपराएं, रीति रिवाज या शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ हो, परंपराओं रीति रिवाजों में कोई बात चली आ रही हो, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन तर्क और विज्ञान उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, तो ऐसी परंपरा और रीति रिवाजों को हमें छोड़ देने में ही मानवता की भलाई है। ये बौद्धिक चिंतन समूह की प्रथम विशेषता थी जो कहती है तर्कवाद और विज्ञानवाद। दूसरी है मानववाद यानी मानव के जीवन के प्रति एक सम्मान का भाव रखना, मनुष्य से प्रेम करना, मनुष्य की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करना। और मानववाद एक और चीज की बात करता है कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, यानी मनुष्य अपने आप में एक उद्देश्य है और किसी भी दूसरे मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि किसी एक मानव को अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करें। तो ये था मानववाद जो कि बौद्धिक चिंतन की दूसरी विशेषता थी। तीसरा है मानव में प्रगति की अगाध संभावनाएं हैं, अर्थात मनुष्य कुछ भी कर सकता है अगर उसको उपयुक्त आचार विचार प्रशिक्षण दिया जाए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से उसको परिचय करवाया जाए, उसका उस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था दी जाए तो मनुष्य है, हर समाज का मनुष्य है प्रकार की प्रगति कर सकता है, वो हर प्रकार की उसमें पोटेंशियल है अपने समाज को आगे बढ़ाने की। तो जो ये जो रेडिकल्स जो समूह था उसने इन तीन जैसे कि जो बौद्धिक चिंतन की विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कुछ कारण हो सकते हैं, भारत में कुछ अंधविश्वास और कुरीतियां हैं जिसके कारण से भारत का समाज है इतना प्रगतिशील नहीं रहा जितना होना चाहिए, लेकिन भारत के समाज में भी वो पोटेंशियल है,
भारत के समाज में भी वो क्षमता है, वो संभावना है कि भारत का जो समाज है, भारत के जो मनुष्य है, वह अपने देश को एक बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। लेकिन हमें उनके लिए ईमानदारी से कार्य करना होगा। हमें सिर्फ भारत को अपने स्वार्थों के लिए, भारत के लोगों को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करने से बचना होगा। तो ये ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठतर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में जो स्वतंत्रता, जनतंत्र, समानता, बंधुत्व, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद और मानव में प्रगति की अगाध संभावनाओं के विचार से युक्त ये रेडिकल समूह थे। और ये अपने आप में एक संकुचित आलोचना, इन्होंने भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की उस तरह से आलोचना नहीं की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इतने निकृष्ट है कि इनमें कोई सुधार ही नहीं किया जा सकता। भारत की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति इतनी पतित है कि ये मनुष्य को केवल गर्त में ले जाएगी। ये इस प्रकार की संकुचित आलोचना से बचे और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर गए। और उन्होंने कहा कि इस बौद्धिक चिंतन के विचारों को भारतीय परिस्थितियों में, भारत के लोगों के संदर्भ में, भारत के लोगों की भलाई के लिए लागू किया जाना चाहिए। और ये रेडिकल्स समूह था जिसने 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रणी डॉक्टर राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों को प्रेरित किया और उनको ये कहा कि आपको भी आपके देश में एक विवेकशील दृष्टिकोण के माध्यम से अब सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जो जड़ता आ गई है, जो रुकावट आ गई है, जिसके कारण से भारतीयों की आज ये दशा हो गई है, आज हमें आपको उस दिशा में ये प्रयास है वो करना होगा। ऐसा रेडिकल चिंतक समूह ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी डॉक्टर राजा राम मोहन राय से उन्होंने इस तरह की बातें की। और डॉक्टर राजा राम मोहन राय की भी विचारधारा इस रेडिकल दृष्टिकोण से समानता रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेडिकल दृष्टिकोण था जिसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए एक नींव तैयार की, एक पृष्ठभूमि तैयार की। और इन रेडिकल समूहों से ही प्रेरणा लेकर के भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रबुद्ध वर्ग ने कार्य किया और इसमें अग्रणी भूमिका निभाई राजा राम मोहन राय ने। अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के तीसरे दशक में भारत आने वाले कुछ अफसर भी रेडिकल दृष्टिकोण से गंभीर रूप से प्रभावित थे। इसलिए 1800 और यही नहीं 1830 ईस्वी के बाद में इंग्लैंड में जो व्हिग दल है, जो कि सुधारों का समर्थक था, जो कि उदारवादी सोच के लिए जाना जाता था, वो सत्तारूढ़ था। इंजिलवादियों की देखा जाए तो इंजिलवादियों ने कभी उपयोगितावादियों का समर्थन किया, कभी मुक्त व्यापार के समर्थकों का समर्थन किया, कभी पूंजीवाद का समर्थन किया, कभी उदारवाद का समर्थन किया और उन्होंने कुछ मामलों में रेडिकल्स का भी समर्थन किया। इंजिलवादी हैं वो बड़े अवसरवादी थे। इंजिलवादियों का ये मकसद था कि हर हालत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो होना चाहिए और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित अगर किसी कार्य करने से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो उन सब नीतियों का इंजिलवादियों ने हमेशा समर्थन किया। रेडिकल्स का क्यों समर्थन किया हम इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि रेडिकल्स लोगों ने यह कहा था कि तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद और मानव की प्रगति में संभावना को भारत की परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। तो रेडिकल इंजिलवादियों ने रेडिकल जो थॉट के जो लोग थे उनके इस चिंतन में अपने लिए एक संभावनाएं देखी और उन्होंने कहा, उन्होंने ये माना कि अगर रेडिकल विचारधारा के आधार पर तर्क और विज्ञानवाद को भारतीय परिस्थितियों में लागू किया जाता है तो भारत की बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, कुरीतियाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो भारत के लोग ऑटोमेटिक है उनको छोड़ देंगे। और जैसे ही वो उनको छोड़ देंगे तो ईसाई धर्म है वो अपने श्रेष्ठतापरक विचारों से उनका प्रतिनिधित्व करेगा और उनको ईसाई धर्म में दीक्षित करेगा। चूंकि जब भारत के लोगों का अपने धर्म से तर्कवाद और विज्ञानवाद के आधार पर संबंध विच्छेद हो जाएगा, मानववाद की अवधारणा के आधार पर जब वो परंपरागत रूढ़ियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो ईसाई धर्म को वो अपनाने के लिए आसानी से प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन इंजिलवादियों का उस प्रकार का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सका और ये रेडिकल्स लोग ही थे जिससे भारत के प्रारंभिक सामाजिक और धार्मिक सुधारकों को समर्थन मिला। तो जब भी हमें भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक नीति की बात करें तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में हस्तक्षेप करने या न करने से संबंधित 3 विचार समूह मिलते हैं। पहला प्राच्यवादी दृष्टिकोण। प्राच्यवादी दृष्टिकोण सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करने का बिल्कुल भी समर्थक नहीं था। दूसरा संरक्षणवादी साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में खपाने के लिए एक आंशिक आधुनिकीकरण के और आंशिक रूपांतरण के समर्थक थे। तीसरा है रेडिकल दृष्टिकोण जो शुद्ध मानवतावादी उद्देश्य प्रेरित था
और भारत को भी वो एक प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहता था। भारत का वास्तविक अर्थों में वो मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था और इन लोगों का कोई साम्राज्यवादी उद्देश्य है वो नहीं था। और भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों की उन्होंने अनावश्यक आलोचना नहीं की, केवल तार्किक आधार पर ये दृष्टि विकसित की। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके तर्क और मान्यताओं पर खरी नहीं उतरती तो ऐसी परंपरा और रीति रिवाजों से आपको नहीं बंधना चाहिए। और ये आपको, अगर आप इन परंपराओं और रूढ़ियों से तर्क के आधार पर अगर विमुक्त हो जाएंगे तो आपकी भी प्रगति हो सकती है, आपका जो समाज है वो भी बुलंदियों को छू सकता है। तो 3 प्रकार के विचार समूह हैं, प्राच्यवादी, संरक्षणवादी, साम्राज्यवादी और रेडिकल्स। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोकोपकारी कार्रवाई की गई क्या कंपनी सरकार के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत के संदर्भ, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में क्या कुछ सुधार करने के लिए क्या कुछ ऐसे कोई कानून बनाए गए। तो एक और बात याद रखने की है कि भारत में अगर ब्रिटिश सरकार ने किसी कुरीति को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून बनाया तो वो तभी बनाया जब स्थानीय जन समुदाय ने उसके लिए आगे से बढ़कर के कोई पैरवी की, या भारतीय समाज का एक कोई खास वर्ग है जिन्होंने उसके पक्ष में जोरदार से वकालत की कि किसी कुरीति को बंद किया जाए, इस पर कोई कानून ला करके इस प्रथा का निराकरण किया जाए। तभी जाकर के ब्रिटिश सरकार ने उन सामाजिक कुरीतियों और उन सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए। जैसा कि हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया और उन्होंने काफ़ी सारे पत्राचार किए, लंदन में बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारियों से गवर्नर जनरल को लिखा और भारत में शास्त्रों की दुहाई देकर के ये बताया कि भारत में सती प्रथा का कभी भी कोई वैधानिक औचित्य नहीं रहा। जब राजा राम मोहन राय के अधीन बहुत सारे भारतीयों ने इस प्रकार की मांग की कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तभी जाकर के 1829 ईस्वी में सती प्रथा निरोधक कानून है वो बनाया गया। अर्थात इस कानून के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में सती प्रथा निरोधक कानून है वो बनाया गया और इस कानून के माध्यम से ये था कि किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाता है और वो स्त्री अपनी पति के साथ चिता में बैठती है और उस काम में जो भी उसका सहयोग करेगा वो सारे के सारे एक प्रकार से दंड के भागीदार होंगे। 1829 ईस्वी में इस प्रकार सती प्रथा निरोधक कानून है वो बनाया गया। सती प्रथा निरोधक कानून का कितना प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा उसकी हम एक अलग व्याख्यान में चर्चा है वो करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ उन कानूनों की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब भारतीय लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मांग की, भारतीय जन समुदाय के एक हिस्से का जब उन्हें समर्थन मिला और उन्होंने आगे बढ़कर जब पैरवी की, तब जाकर के ब्रिटिश सरकार ने कुछ सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ कानून बनाए, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोकोपकारी कार्रवाइयों में हम 1829 ईस्वी में सती प्रथा के लिए बनाए गए कानून को देख सकते हैं। शिशु हत्या पर रोक के लिए भी कानून 1795 और 1802 ईस्वी में बने, लेकिन उनको सख्ती के साथ कभी लागू नहीं किया। बाद में बेंटिंग और हॉर्डिंग ने इन शिशु हत्या पर रोक से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने का प्रयास है वो किया। इसी प्रकार का एक अच्छा एफर्ट्स किया जाता है। नरबली प्रथा पर रोक 1844 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा की गई और 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जब बहुत जबरदस्त पैरवी की गई, तब जाकर के विधवा पुनर्विवाह कानून है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ कानून थे। इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने आगे से बढ़कर किसी भी सामाजिक कुरीति, किसी भी सामाजिक विसंगति को दूर करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। कानूनी कार्रवाई तब की जब ब्रिटिश भारतीय जन समुदाय के किसी हिस्से ने उसकी मांग की और उसके पक्ष में जब जोरदार पैरवी की, उसके पक्ष में जब तर्क दिए, तो ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार का आधार मिल गया कि वो कुछ ऐसे लोकोपकारी कार्रवाई के माध्यम से कुछ कानून बनाकर इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करें। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई लोकोपकारी कार्रवाई से संबंधित इन कानूनों को सती प्रथा निरोधक कानून, शिशु हत्या कानून और नरबली प्रथा से संबंधित कानून और विधवा पुनर्विवाह कानून को हम इसी संदर्भ में देख और समझ है वो सकते हैं। आगे अगर बात करें कि 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजी सरकार का भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने के प्रति कैसा दृष्टिकोण है वो विकसित होता है। 1857 का जब विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह ने एक प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को एक प्रकार से काफ़ी हद तक हिला दिया था और एक समय ऐसा लगने लगा था कि शायद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है वो समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे तैसे है इस 1857 के विद्रोह में ब्रिटेन को, अंग्रेजों को एक निर्णायक विजय हासिल होती है और 1858 ईस्वी में
उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन होता है कि किन कारण से 1857 जैसा विद्रोह है वो प्रस्फुटित हुआ। तो उसी में एक कारण ये उभर करके आता है कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में जो कुछ हस्तक्षेप किया गया है उसके कारण से भी भारत का रूढ़िवादी जो समाज है, जो कि परंपराओं और बंधनों को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अंग्रेजी शासन से आंतरिक तौर पर खपा हो गया है। और 1857 के विद्रोह में कहीं कहीं इसकी झलक भी दिखाई दी। तो 1858 ईस्वी के बाद में भारत में जब कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया, तो उन्होंने एक नीति निर्धारित कर ली कि आज के बाद अब भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त एक मध्यम वर्ग है, उसका उभार हो चुका था, जो स्वतंत्रता, जनतंत्र, समता और बंधुत्व के विचारों से प्रेरित हो चुका था। राष्ट्रीयता की भावना है उसमें तेजी से बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने तो एक नीति के तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की किसी भी प्रयास है उसको छोड़ दिया। रूढ़िवादी दृष्टिकोण फिर से प्रशासन पर हावी हो गया और पितृसत्तावाद को प्रशासनिक नीति का आधार है वो बनाया गया। लेकिन 1858 ईस्वी के बाद जब भारत के लोगों में जागरूकता बढ़ती है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में विसंगतियों को दूर करने का तो कोई प्रयास नहीं किया, अपितु रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए पितृसत्तावाद की नीति पर चलते हुए भारत में जब राष्ट्रीयता के विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा और जब उनको लगा कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा किया और जातिवाद की भावनाओं को तेजी से बढ़ावा दिया। अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनी शासन और अपनी सत्ता है उसका आधार है वो बनाया। तो ऐसी थी 1858 के बाद अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में, उसमें पूरी तरह से उन्होंने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उल्टे विपरीत जाकर के रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना करके भारत के लोगों को जाति से जाति को लड़ाया, एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों से जड़ाया और इसी के कारण से इसकी चरम परिणति के रूप में ही हम भारत के विभाजन को देख सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद को इतना बढ़ा दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने अपने स्थायित्व के लिए कि जिसकी अंतिम परिणति भारत के विभाजन के रूप में हमारे सामने प्रकट है वो होती है। अब हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं पूर्ववर्ती व्याख्यानों में। अंग्रेजों की जितनी भी पॉलिसियाँ थी, चाहे प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, भू राजस्व या सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की या न करने की, उन सब के पीछे ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को, साम्राज्यिक उद्देश्यों को, ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश बनाए रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया और इसी के संदर्भ में सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने या न करने की नीति है वो अपनाई गई। और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 1858 के बाद में जब भारत के लोगों में एक प्रकार का राजनीतिक जागरण हुआ और भारत के लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग, स्वशासन की मांग करनी प्रारंभ कर दी ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश हुकूमत से। तो ब्रिटिश हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती थी कि भारत में उनका शासन समाप्त हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन के एक साम्राज्य के एक प्रकार से धुरी, एक रीढ़ है वो बन चुकी थी भारत से ले जाए गए संसाधन। भारत का शासन ब्रिटेन की गौरव वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है बन चुका था और भारत से वो अपना शासन आसानी से समाप्त नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इसी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। तो अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके जितने भी जो पहलू थे, चाहे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने या न करने के, उसमें साम्राज्यिक उद्देश्यों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया गया। और बाद में जब उन पर संकट आन पड़ा 1858 ईस्वी के बाद, तो उन्होंने जातिवाद और संप्रदायवाद के दैत्य को बढ़ावा दिया। भारत के लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति का जोर शोर से उन्होंने अमल में लिया और उसी के आधार पर भारत के लोगों पर शासन किया। अब इस टॉपिक से संबंधित अगर कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात की जाए तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित आपको लग सकता है कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण है वो किन उद्देश्यों से प्रेरित रहा, इससे संबंधित संकल्पनात्मक प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। प्राच्यवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, संरक्षणवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या था, रेडिकल थॉट में क्या था, और 18वीं सदी के बौद्धिक चिंतन की 3 विशेषताएं कौन सी थी, और हम कहें कि लोक उपकारी कार्रवाई के रूप में अगर कोई कदम उठाए गए तो कौन कौन से कानून थे और उन कानून को ब्रिटिश सरकार ने क्या आगे बढ़ करके उठाया या पहले भारतीय लोगों ने पैरवी की। 1858 के बाद में उन्होंने किन कारकों पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो इस प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं
और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के औपनिवेशिक चरित्र को अच्छी प्रकार से समझने के लिए ये व्याख्यान है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के जो भारत में स्थापित हुआ था उसका एक पूरी प्रकार से एनालिटिकल अप्रोच से उसका निर्वचन करने में भी ये जो पाठ्यक्रम है, ये व्याख्यान है, वो बेहद है, वो आपके लिए कारगर साबित होने वाला है, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। अगर फिर भी आपको हिस्ट्री से संबंधित किसी भी कंटेंट में कोई दिक्कत है, देखिए मेरा पूरा का पूरा जो आशय है और मेरा पूरा मंतव्य है, ये इंडियन हिस्ट्री सीरीज के माध्यम से जो मैं व्याख्यानों की श्रृंखला जो प्रसारित कर रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिस्ट्री के प्रति आपकी एक ऐसी सोच विकसित हो जाए कि आपको हिस्ट्री को रटना नहीं पड़े, आपको हिस्ट्री के साथ आप जिए। और विशेषकर ये व्याख्यान पूरी तरह से फोकस है असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एग्जाम दे रहा है या स्कूल लेक्चर बनना चाहता है हिस्ट्री से, या रिसर्च में जाना चाह रहा है, या यूपीएससी आरपीएससी की कोई अच्छे लेवल की कोई एग्जाम वो दे रहा है, तो उनसे संबंधित ये व्याख्यान समर्पित है। हालांकि ये सभी प्रकार की एग्जामों के उद्देश्य की पूर्ति करता है। मैंने प्रयास किया है सिर्फ आपको एक नया विजन देने का इतिहास में, तो मेरा ये सतत प्रयास है वो जारी है। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। आपने पूरे धैर्य से इस व्याख्यान को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल एक नए व्याख्यान के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनश्च आभार और धन्यवाद।